हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, पढ़ेंगे आज सेल होती क्या है। जिस तरीके से अभी हमने केमिस्ट्री में मैटर को कंप्लीट किया था कि मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं, वहीं अब हम लिविंग्स के अंदर बात करें तो जो हमारा बॉडी है, हमारी लिविंग बॉडी है, वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिसका सबसे जो छोटा पार्टिकल है उसका नाम क्या दिया गया है, सेल दिया गया है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे सेल, और जिस तरीके से हम एटम्स के अंदर ड्राइव करके आए थे, आज हम सेल के अंदर ड्राइव करके देखेंगे कि एक्चुअल में सेल के अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस डायग्राम से, इस पिक्चर से। ये पिक्चर हमें क्या डिपिक्ट कर रही है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि देखिए किस तरीके से ये बच्चा किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा है ना, किस चीज को देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से कोशिश कर रहा है सेल्स को देखने की। यहाँ माइक्रोस्कोप को ही जूम आउट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से ये डिफरेंट सेल्स जो है वो देख पा रहा है ना। एंड यहाँ पर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सारे सेल्स का डिवीजन इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आज ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये आपको ये डिपिक्ट कर रही है कि आप इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले, किस किस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो हमेशा स्टार्ट हो रहा है अब एक क्वेश्चंस के साथ। तो फिर से क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी का ये चैप्टर स्टार्ट है। थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर नाम से ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस गिवन है इसमें। जैसे वेयर डज द सेल कम फ्रॉम, ये सेल्स आते कहाँ से है, ये सेल्स जो है ये आते कहाँ से। सेकेंड, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज आई टाइम टू टाइम वो किस तरीके से आपकी जो है हेल्प कर रही है आपकी नॉलेज को क्रिएट करने में, ताकि आप एक ऐसे वर्ल्ड को देख सके जो आपकी आंखों से नहीं दिख सकती। यानी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेक्ड आइज, मतलब एक ऐसे वर्ल्ड को देख पाए आप जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हेल्प कर रही है एक ऐसी दुनिया को देखने के लिए जो आपकी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किस तरीके से सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, एंड हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, और एक्चुअल में जो सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, है ना। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, it is widely accepted amongst the scientific community that the life is originated in water, and some researchers believe that the life may have originated in the small water pool with the changing environmental condition rather than the ocean. देखिए, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना था, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो हमारी लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी किसमें, वाटर में। ठीक है, ओशन में ओरिजिनेट हुई थी बेसिकली। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जो लाइफ है वो ओशन में ना ओरिजिनेट होके वो एक पूल में ओरिजिनेट हुई थी, क्योंकि पूल जो होता है वो हमारे आसपास के जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उससे ज़्यादा फेमिलियर रहता है, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, रेदर देन ओशन। अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन के कंपैरिजन में जो हमारा पूल है, पूल ज़्यादा एनवायरमेंट की कंडीशन में रहता है, एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई, वो पूल में ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग देखिए क्या, हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी की जो झीलें होती हैं वो। तो जो हॉट स्प्रिंग है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहा गया है, वो एग्जाम्पल बताया गया है किसका, कि एनवायरमेंट का। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग ऑफ द पूगा वैली, इस नाम को आपको याद करना होगा अगर ये एनसीईआरटी में गिवन है। पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर मतलब टेम्परेचर वाटर का इतना ज्यादा है कि नियरली बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ना, नियरली बॉइलिंग टेम्परेचर तक मेंटेन किया हुआ है यहाँ के वाटर ने। ठीक है, तो जो पूगा वैली लद्दाख है वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर वाटर है, इवन इन द वेरी कोल्ड क्लाइमेट। आप जानते ही हैं लद्दाख के बारे में, लद्दाख ऐसी जगह जहाँ बर्फ पड़ती है ना, एक ऐसी जगह जिसका मेजर पोर्शन जो है वो एक ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन पे से
गिरा हुआ है कि वहाँ पर नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ह्यूमन लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो ऐसी जगह की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर माइनस में इतना चला जाता है, 10-15 डिग्री माइनस में चला जाता है, जिसमें कि नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और ऐसी जगह पे ये जो पूगा वैली है, पूगा वैली में ये हॉट स्प्रिंग मिला है, मतलब इतनी ठंडी जगह पे एक इतनी गर्म पानी का झील मिला है, ठीक है। इसके बाद लिखा है दीज एनवायरमेंटल कंडीशन सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ मतलब अबाउट 3.5 बिलियन ईयर अगो, जब अर्थ बनी ही थी। तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सिमिलर थी। कौन सी कंडीशन से? आज से 3.5 ईयर्स पहले के अर्थ की कंडीशन की, ठीक है। तो आज से 3.5 ईयर्स पहले अर्थ की कंडीशन क्या थी? तो आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ की कंडीशन थी वो कुछ ऐसी थी कि पूरे अर्थ पे सिर्फ पानी था एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही थी, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस में था। इसके अलावा हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था ओजोन लेयर का, है ना, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी वो डायरेक्टली हमारे अर्थ की सरफेस को हिट करती थी, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक ऐसी कंडीशन थी अर्थ की जब अर्थ अभी हमारा बना ही था, है ना, तब की कंडीशन को ये क्या बोल रहे हैं, आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की कंडीशन बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी ये बिल्कुल सिमिलर थी उस टाइम के अर्थ की, 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले अर्थ की। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग, है ना। अब जब इस हॉट स्प्रिंग में ऑब्वियसली भाई गर्म झील में अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो वो कैसा होगा, वो हीट लविंग बैक्टीरिया ही होगा, है ना, वो हीट लविंग बैक्टीरिया ही होगा। भाई गर्म पानी के झील में है तो हीट उसको पसंद होगी, तभी गर्म पानी के झील में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वो क्या है, हीट लविंग बैक्टीरिया। और हीट लविंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, थीमोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीमोफाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज थीमोफाइल्स, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, हीट लिविंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड थीमोफाइल्स, सिंपल, है ना, विच इज अ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई थी। तो पहले तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है। देखिए सेल्स जो है, यहाँ मैं एक डिवीजन बता देती हूँ, सेल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम इतना बेसिक पढ़ा रही हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इन बेसिक्स में भी। तो मैं अपने लेक्चर को इस लेवल से लेके चलती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो वो भी बहुत आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं किसकी, सब सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्यूलर, मतलब सेकेंड वन इज मल्टी सेल्यूलर, है ना। यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल, यूनी मतलब वर्ड सिंगल, है ना, सिंगल सेल, यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हो, एक ही सेल से बने हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज अमीबा। बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हो, जो बहुत ही सारी सेल्स से मिलके बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन, फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये किस में आती हैं, आपकी मल्टी सेलुलर्स में आती है। तो सेल्स दो तरीके के हैं, एक यूनी एक मल्टी। यूनी मीन्स वन, मतलब एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ एक ही सेल से बनी हो, मतलब उसका जो भी वर्क होगा, है ना, चाहे वो रेस्पायर करे, चाहे वो ईट खाना खाए, ठीक है, या फिर वो एक्सक्रिएट करे, सारे प्रोसेस उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से होने वाला है। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या बात हुई, एक मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनी हो, है ना, जिनके हर एक सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन हो। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, हर एक टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन हो, तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पैलियो साइंसेज लखनऊ, ठीक है, साइंटिस्ट कहाँ के, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ना, ये पैलियो साइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, है ना, इन्होंने क्या पढ़ा कि हॉट स्प्रिंग आर फाउंड दैट द कैल्शियम कार्बोनेट, चलो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो पहले तो, CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इन्होंने क्या पढ़ा, इन्होंने पढ़ा कि जो हॉट स्प्रिंग जितनी भी होती है उसके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया है बहुत, और पाया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसी भी हॉट स्प्रिंग के आगे बहुत ही तेजी से पनपते हैं, बहुत तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। These deposit may have protected the early organism molecule from the harmful radiation। हो सकता है यही यही वो
केमिकल है जो उस जमाने के, उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, किससे? हार्मफुल रेडिएशन से, है ना, हार्मफुल रेडिएशन से एंड एक्सट्रीम कंडीशन से। एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, तो है ना, और यही है वो जो सबसे पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती थी। मतलब देखो, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है ना, हमारी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, है ना। तो थिनेस्ट एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उस जमाने में इतनी हार्श कंडीशन होने की वजह से, आज से 3.5 बिलियन ईयर पहले की बात कर रहे हैं, कि बहुत हार्श कंडीशन होने की वजह से क्या होता था, जो रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन, वो बहुत तेजी से स्ट्राइक करती थी। अब वो जब स्ट्राइक कर रही है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? तो कहा जा रहा है साइंटिस्ट के थ्रू कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर यूज करते थे वो लोग, या ये जो है ये एज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यूज होता था। किस लिए? उन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इन हार्मफुल रेडिएशन से या फिर इन एक्सट्रीम कंडीशन से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल जो है वो क्या है? बेसिक लेवल है एट विच द लाइफ एग्जिस्ट। वो सबसे बेसिक लेवल, जिस बेसिक लेवल से लाइफ एग्जिस्टेंस में आई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया और द यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल, बता दिया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि यीस्ट, ये क्या है? इसके ये सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। वहीं बात करें जैसे प्लांट्स हो गए, फिश हो गई, बर्ड्स हो गए, इवन ह्यूमन हो गए, ये सब मिलियंस ऑफ सेल्स से बनते हैं। इसीलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये सेल्स है ये सारे एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। A group of similar cell performing a similar function form a tissue। यही बात है, देखो सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन? टिश्यू की। टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन करेंगे, एंड ऑर्गेन्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गेन्स आपस में कंबाइन होंगे तो सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे, है ना, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, है ना, ऑर्गन सिस्टम की। एंड जब ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ये ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होगा तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन होगी? ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ यही लिखा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक साथ, जब एक ही तरीके की सेल्स बहुत सारी आपस में कलेक्ट होती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर भी टिश्यू ही होने वाला है ना। और जो डिफरेंट टिश्यूज होती हैं, है ना, द डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। देखिए बहुत सारी टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है, यहाँ लिखा है हमने, है ना। एंड देन उसके बाद से सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन फंक्शन। और उसके बाद से जो ऑर्गन सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो फाइनली किसकी फॉर्मेशन कर देता है? वो फाइनली ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सच एज द नेवल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड द लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब एक सांस वाले सिस्टम को पूरा बनाने के लिए नेजल पोर्स का यूज होता है, नेजल कैविटी का यूज होता है, ट्रैकिया का यूज होता है एंड लंग्स का यूज होता है। ये सारे मिलने के बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो ये सारे अलग अलग टिश्यूज से बने हुए हैं, और वो टिश्यूज जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इवन व्हेन अ सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? चाहे बात करें एक ऑर्गेनिज्म बनाने में, सेल से टिश्यू गया और टिश्यू से ऑर्गन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम गया, और ऑर्गन सिस्टम से क्या गया है? हमारा ऑर्गेनिज्म गया है। इन सारी चीजों में जो सबसे कॉमन है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि क्या है? हमारा सेल है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में जो बेसिक है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है? हमारी सेल है ना। तो सेल को हम किस नाम से जानेंगे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेक अस वंडर how such tiny cells perform so many different activities। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे कैसे ये छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे सेल्स जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जो दिखने को भी तैयार नहीं है हमें, ये सेल्स आखिर इतने सारी एक्टिविटीज कर कैसे लेते हैं? इतने सारी
कितनी डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ये कैसे परफॉर्म कर लेते हैं एक ऐसे सेल्स जिनको जो जो हमें दिखते भी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल्स, और इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, और हमारे जो बॉडी के अंदर ये सेल्स है ना, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है ना, कैसे कम्युनिकेट करती है ये। इसके बाद डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई, और क्या सेल्स हमेशा जीवित रहती है, जिंदा रहती है, या फिर मर भी जाती हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। क्या क्या देखा हमने इसमें देखा कि एक तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि एक ऐसा पार्टिकल जो हमें दिख तक नहीं रहा है वो इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना। फिर हम पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है, वो जो पार्टिकल है जो हमें दिख भी नहीं रहा है उसके अंदर क्या है, उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, फिर हम उसे पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये आपस में बॉडी में कम्युनिकेट कैसे करता है, और क्या ये हमेशा जिंदा रहता है या इसकी भी कभी डेथ होती है। हाउ टू स्टडी सेल्स, तो हम सेल की स्टडी करते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं हम सेल के बारे में, चलिए देखते हैं। What do we call the ability of human eye to see two very close objects separate and distinct? देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों की एबिलिटी होती है कि कोई भी सब्सटेंस जो है ना, उसको चाहे वो सिमिलर हो चाहे कैसे भी, हम उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, कितनी भी क्लोज रखी हो, कितनी भी पास रखी हो, हम उसको देख सकते हैं कि दो सेपरेट चीजें रखी हुई है हमारे आंखों के सामने। तो इमेजिन द टू टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन द पीस ऑफ पेपर, इमेजिन करिए कि एक पीस ऑफ पेपर है जहाँ पर एक बहुत छोटे से दो टाइनी डॉट्स लगा दिए गए हैं। एज द डॉट आर मूव क्लोजर दे कम अ पॉइंट, जैसे ही वो डॉट पास में आएंगे एक पॉइंट आएगा एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट, है ना, कि वो नहीं दिखेंगे कि अब सेपरेट है, ठीक है। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट द 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर क्या है ये एक्चुअल में सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जिसमें हमारी ह्यूमन आई जो है वो बहुत आसानी से देख सकती है। इसके बाद अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके आगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपके आंखों में प्रॉब्लम होगी और आप क्लियरली उसको नहीं देख पाएंगे। द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंट का मतलब है कि अलग अलग, मतलब जब कोई दो सब्सटेंस आपस में इतने गैप में रखे हुए हैं कि 0.1 mm का गैप हो, 0.1 mm का गैप हो, तब तक भी हमारी आंखें जो है वो क्या करती हैं, उन दोनों को सेपरेटली देख सकती हैं। तो यहाँ यही लिखा है, वी व्यूड from about 25 centimeter near the point, the 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct। मतलब अगर कोई दो पॉइंट जो बिल्कुल 0.1 mm तक की दूरी पे रखे हैं उसे भी हम अलग अलग देख सकते हैं। अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल डॉट, अगर मतलब 0.1 से कम है तो फिर वो सिंगल डॉट की तरह हमें दिखेगा, है ना। तो यही क्या है हमारा, यही हमारी आंखों का क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई विच इज 0.1 mm। हम 0.1 mm तक अगर कोई पास चीजें रखी हुई हैं तो हम उसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि दीज बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इससे भी पास अगर कुछ रखा है तो वो फिर हमें एक सिंगल डॉट की तरह अपीयर होगा, है ना। हमारी ह्यूमन आई का पिक्सल कितना है, 576 पिक्सल, 576 मेगापिक्सल का ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन है हमारा, ठीक है। कितना है, 576 मेगापिक्सल का रेवोल्यूशन है हमारे ह्यूमन आई का, ठीक। A cell is usually too small to be seen by a unaided eye। बहुत छोटी होती है, देखिए सेल इतनी छोटी है कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, हम जानते हैं इस चीज को, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा। This raise an important question, how have the cell biologists studied the structure and function of the cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye। देखिए तो अब क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्वेश्चन यही तो अराइज होगा कि अच्छा अगर हमारी आंखों से दिख ही नहीं रहा है, इट मींस हमारे आई के रेजोल्यूशन से बहुत दूर है ये, मतलब 0.1 तक mm तक के भी हम रेजोल्यूशन को इजीली देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये उससे भी छोटा है। अब अगर ये इससे छोटा है तो फिर हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, और फिर जब हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहे तो फिर साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कैसे कर पा रहे हैं, वो कैसे इसके स्ट्रक्चर्स क्यों हमें जो है वो इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर पाए, ठीक। तो यू हैव लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस ये आपको याद रखना होगा, ये यही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses that is an objective lens and an eyepiece are used for the magnification of an object
टू मेक इट अपीयर लार्जर, है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, बहुत छोटी से छोटी सब्सटेंसेस को बहुत बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। रॉबर्ट हुक was the first person to observe a cell in 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक का नाम आ गया, ये आपको याद करना होगा। रॉबर्ट हुक, है ना, जो कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया 1665 में सेल को, यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था एंड फिर उससे इन्होंने स्टडी करी किसकी, सेल्स की, कैपेबल ऑफ अबाउट 200 to 300x मैग्निफिकेशन, सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी थी इसकी, है ना, इतनी ही कैपेसिटी थी। वेल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने एक कॉर्क लिया, कॉर्क की पतली सी स्लाइस ली, ही ऑब्जर्व्ड अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, उन्होंने क्या देखा, इस तरीके से बॉक्स की तरह कुछ कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, बॉक्स की तरह क्या दिख रहे हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, कुछ कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, एंड नेम देम सेल, और उसी का नाम उन्होंने क्या रखा, सेल रखा। इन स्कूल लेबोरेटरीज, स्कूल की लेबोरेटरीज में लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट यूजिंग तो स्कूल की जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। एक्चुअली आज गला खराब है तो इस वजह से आवाज़ ऐसी निकल रही है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की ही कटिंग है, जो कि इसमें एक्चुअल में ये था कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। जब एटम आपस में कंबाइन होंगे देन फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, देन उसके बाद मॉलिक्यूल से बड़े बनेंगे लिपिड्स, लिपिड्स के बाद प्रोटीन, फिर राइबोसोम्स, फिर वायरस, यहाँ स्मॉल बैक्टीरियाज, माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट बैक्टीरियाज, न्यूक्लियस, मोस्ट एनिमल एंड प्लांट सेल्स, अमीबा, फिश एग, chicken egg, and the great Indian bustard, human height, neem and rocket। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है, ये एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 की पावर -9 मीटर, है ना। तो 0.1 नैनोमीटर से स्टार्ट किया इन्होंने एटम के साइज से, एंड देन जैसे जैसे ऊपर गए हैं ये साइज जो है वो क्या हुआ है, बढ़ता चला गया है। इस तरीके से साइज जो है इन्होंने क्या दिखाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया। तो ये देखिए इस वाले पार्ट को हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये वो पार्ट है जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जो हमारे लैब में अवेलेबल होगा, है ना, और इसको तो हम अपनी अनएडेड आईज से देख सकते हैं, अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये आपके लैब में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बायो लैब में, ठीक है। तो इसमें देखिए ऊपर क्या है, आई पीस है, आई पीस है, ठीक है, एंड देन इसके बाद से कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर होती है, देन ये स्टेज है जहाँ पर प्लेट्स रखी जाती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से स्लाइड्स रखी जाती है, उसके ऊपर जो है जो भी आपको स्टडी करना है जिसके बारे में उसको रखते हैं, ठीक है। एंड देन मिरर है यहाँ पर, बेस है, ये हैंडल बेस है जो आपको जिसकी वजह से ये एक जगह एडजस्टेड है, देन हैंडल, है ना, फाइन एडजस्टमेंट नॉब। तो ये कुछ सारे क्या है, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज 10x and 40x to achieve the better magnification and resolution under the visible light, ठीक है। विजिबल लाइट के अंदर में हमें एक अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए अगर, तो हम 10x और 40x के ऑब्जेक्टिव लेंसेज का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल। देखिए बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, तो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, इसमें माइक्रोस्कोप लेते हैं, माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाई जाती है। अब क्या होता है, इस स्लाइड में हम कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ले, फॉर एन एग्जांपल अनियन ले लेते हैं, है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल अनियन के साथ ही करते हैं बच्चे। तो अनियन ले लेते हैं, अनियन की क्या करेंगे, हम एक बहुत थिन सी लेयर निकालेंगे, अनियन का एक बहुत ही थिन सी लेयर निकाल के, और फिर उसको क्या करेंगे, हम स्लाइड पे रखेंगे। इस तरीके की एक स्लाइड होती है, आई हैव टू ड्रॉ, इस तरीके से स्लाइड होती है। इस स्लाइड पे क्या करते हैं हम लोग, इस स्लाइड के ऊपर अनियन का पील निकाल के उस पे लगा देते हैं। देन इसके ऊपर डलता है सैफरन का सॉल्यूशन, सैफरन इन सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। सैफरन इन सॉल्यूशन डालने के बाद इसके ऊपर एक और छोटी सी कवर करने के लिए साइड रख दी जाती है। देन इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप में लेके जाते हैं, माइक्रोस्कोप में फिर उसको रेजोल्यूशन के साथ देखते हैं कि इसमें सेल्स जो है वो कैसे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग, है ना, एक रूलर लेना है आपको मिलीमीटर मार्किंग के साथ। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आप उसको जहाँ पर स्टेज होता है, जो जगह होती है वहाँ पर उसको प्लेस कर दीजिए, है ना। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब, और उस पर फोकस कीजिए एडजस्टमेंट नॉब के साथ,
and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and the measuring it in mm. ठीक है, तो जो सर्कुलर फील्ड वहाँ प्रेजेंट होगा उसके डायमीटर को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आई पीस। आई पीस जो ऊपर की साइड लगा रहता है वहां से हम क्या करेंगे, डायमीटर को मेजर करेंगे। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम एमएम टू माइक्रोमीटर, है ना। हम क्या करेंगे इसके बाद हमें जो एमएम है, एमएम से माइक्रोमीटर में उस डायमीटर को कन्वर्ट करना है। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 mm, इट मीन्स 5 into 1000 यानी 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 5 mm का मतलब क्या हो गया, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक, रिमूव द रूलर, फिर रूलर रिमूव किया एंड प्लेस एन अनियन पील स्लाइड। वही बात है, जो अनियन है, अनियन की जो स्लाइड है उसको रखनी है इसके ऊपर स्टेज पे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे, एंड देन फोकस करके हमें देखना है कि उतने रेंज में कितने 5000 माइक्रोमीटर में जो है वो आपकी कितनी अनियन की सेल्स काउंट हो रही हैं। ठीक है, तो फोकस करिए उस स्लाइड के ऊपर फोकस करेंगे तो, और उसके बाद देखेंगे काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। उसके बाद फॉर्मूला दिया हुआ है आपको कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। एस्टिमेट साइज ऑफ द अनियन पील इज डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड, जो भी विजिबल फील्ड का डायमीटर है वो, है ना, एंड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर, और डायमीटर के अलोंग जितनी सेल्स हैं वो। तो टोटल विजिबल फील्ड का जो डायमीटर है उसको डिवाइड करना है आपको किससे, सेल के डायमीटर से। तो देखिए, सपोज करिए कि 25 सेल्स अगर हमें दिखाई दे रही है एक डायमीटर में, सपोज कर लीजिए ये जो डायमीटर है, विजिबल डायमीटर, ये जितना भी डायमीटर है इसके अंदर में क्या है, 25 सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, द साइज ऑफ द अनियन सेल इज कितना, साइज कितना हो जाएगा उसका, उसको 25 से डिवाइड कर देंगे, है ना। कितना से, 25 से डिवाइड कर देंगे। जब 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोमीटर, है ना। यानी जो अनियन का, अनियन के जो सेल का साइज है वो कितना है, 200 माइक्रोमीटर साइज है। ठीक है, इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पील इज इतना, अगर 200 माइक्रोमीटर आपका अनियन साइज का, अनियन जो है पील उसका एस्टिमेटेड साइज है, तो जो माइक्रोस्कोप है वो किस तरीके से इस सेल को मैग्नीफाई करेगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर पे डिपेंड करता है, किसके, आई पीस के मैग्नीफाइंग पावर पे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो इफ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव मैग्नीफाइंग पावर इज 10x, अगर दोनों ही आई पीस और दोनों ही मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका रिजोल्यूशन जो है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितना है, 10x है, तो 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा, वो 100x का बन जाएगा। कितना, तो टोटल मैग्निफिकेशन आएगी वो कितने की आएगी, 100x की आएगी। दिस मीन्स दैट the cell with the estimated size of 200 micrometer will appear the 100 time larger। यानी इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी सेल जिसका 200 माइक्रोमीटर साइज है वो 100 गुना ज्यादा, यानी 100 टाइम्स बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो ओवर टाइम साइंटिस्ट हैज इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स, है ना। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो साइंटिस्ट है वो माइक्रोस्कोप को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करके, कुछ 3 फीचर्स हैं, उन 3 फीचर्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करके, जैसे रेजोल्यूशन यानी मेजर ऑफ क्लियरिटी, कंट्रास्ट यानी डिफरेंट बिटवीन द ब्राइटनेस, डिफरेंट इन ब्राइटनेस between the various part of the object and the magnification। तो ये 3 important parts है आपके किसके, माइक्रोस्कोप के, है ना। और ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोस्कोप के, ये तीनों को ही चेंज कर करके हम माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को चेंज कर पाते हैं। ठीक, देन इसके बाद ये देखिए स्टोमेटा है, फिगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ अ कोलोकाशिया लीव्स शोइंग द स्टोमेटा। यहाँ स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। स्टोमेटा किस तरीके से दिखता है, स्टोमेटा तो पता ही होगा, स्मॉल ओपनिंग ऐसे करके एक बीन लाइक स्ट्रक्चर रहती है, क्या है, प्लांट के लीव्स में पाई जाती है, और इसका मेन काम क्या है, ये स्मॉल ओपनिंग होता है जिससे ये क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करता है। ठीक, तो यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द कोलोकाशिया लीफ एंड ऑब्जर्व अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। वही जो पिक्चर दे रखी है वो इसके अंडर में दे रखी है। Cells are organized into specialized tissue and organ and collectively perform specific function। मतलब क्या है कि सेल जो है अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, अब वो सारी सेल्स जो है वो एक स्पेशल टिश्यू बनाती हैं, है ना, और वो स्पेशलाइज टिश्यू जो है वो स्पेशल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, एंड जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी परफॉर्म कर पाती है। ठीक, देन इसके बाद सेल मेम्ब्रेन एंड द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। अब चलिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए इस तरीके का सेल होता है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो
आउटर लेयर होती है हमारे सेल की, आउटर लेयर जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही पार्ट का नाम है सेल के, जो क्या है, आउटर कवरिंग है या आउटर बाउंड्री है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। जो उसके अंदर कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ बोल दिया कि ये बताए एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। एक्चुअल में इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम है ये किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेल्स जो है वो डिफरेंट है। अब ये जो सेल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर अलाउ करेगी आने के लिए, मतलब सेल के अंदर कुछ ही चीजें एंटर हो सकती हैं जिससे ये सेलेक्टिव परमिएबल अलाउ करती है, ठीक है। तो इसी को इसलिए क्या बोला गया है कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ये जो मेम्ब्रेन है, कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है सेल्स के अंदर आने के लिए, उन्हीं सारी चीजों को जिन चीजों की सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स इट अलाउ द सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड व्हाइल ब्लॉकिंग अदर। वही लिखा भी है कि कुछ सब्सटेंस को अंदर पास करा लेंगे और बाकी को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब आप सीखेंगे किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेम्ब्रेन में घूमती है ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, है ना, मेम्ब्रेन ऑफ द alveol in the lungs, ठीक है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ द alveol कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस एक्रोस। तो इसलिए क्या, इसके बाद क्या पूछ दिया कि हाउ डज, किस तरीके से जो सेल की स्ट्रक्चर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, वो किस तरीके से कंट्रोल करती है मूवमेंट को, किसकी, एल्वियोल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। ये एनसीईआरटी का ही एक्सपेरिमेंट है। इवन मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ, जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ, ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अगर ये पढ़ लिया है तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी उठा के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसने वो क्या बोला है, बीकर ए लेना है और बीकर बी लेना है, ठीक है। तो बीकर ए लेंगे तो उसमें सिर्फ वाटर होना चाहिए, एंड जो बीकर बी लिया है उसमें इन्होंने क्या किया है, सॉल्ट डाला है एंड शुगर डाला है। सॉल्ट डाल दिया इन्होंने एंड शुगर डाल दिया है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है एज कम्पेयर टू बीकर ए। बीकर ए में क्या है, बीकर ए में सिर्फ वाटर है, बीकर ए में सिर्फ वाटर है। लेकिन बीकर बी की बात करें तो इसमें सॉल्ट शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन जो है वो तो बीकर बी वाले की ज्यादा है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द किचन नाइफ लीजिए और उससे क्या करिए, 2 पोटैटोज लीजिए, दोनों को इक्वल साइज में लीजिए, मतलब रफली मतलब इक्वल साइज होने चाहिए उनके, और उन दोनों को कट कर लीजिए। फिर उसके बाद से आपको दोनों का वेट भी मेजर करके देखना है, सो दैट वेट आर इक्वल, है ना, तो वेट इक्वल हो, इसलिए आप वेट मेजर करके देखिए। फिर आप क्या करेंगे, पहले पोटैटो को आप बीकर ए में डाल देंगे, उस बीकर में जहां सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है। वहीं दूसरे वाले पोटैटो को कहाँ डाल देंगे, बीकर बी में डाल देंगे, जिसमें हमारा सॉल्ट एंड शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, लीव देम अनडिस्टर्ब, मतलब 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए इसी तरीके से, और नोटिस मतलब, और जब तक आपको कुछ चेंज ना फील हो तब तक के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो तब तक के लिए छोड़ दीजिए, जैसे आपको फील हो कि कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद आप उसको निकालिए, निकालने के बाद जो भी रीडिंग आपने मेजर करी है उसे रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपको मेजरमेंट क्या मिलेगी, क्या कि जो बीकर ए है उसमें जो पोटैटो होगा वो स्वेल हो जाएगा, स्वेल मतलब फूल जाएगा, ठीक है। वही बात करें बीकर बी की, तो बीकर बी का जो पोटैटो है वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो बीकर ए में क्या हुआ, बीकर ए में जो हो गया वो क्या हो गया, स्वेल अप हो गया। लेकिन बीकर बी के पोटैटो के साथ क्या हुआ कि वो श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों जो है पहले वाले कंडीशन में स्वेल अप हुआ और दूसरे वाले कंडीशन में श्रंक हो गया, ठीक है। तो इसके लिए बात करें तो यहाँ पर जो परफॉर्म किया गया है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बन के आया, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन बात करें दूसरे वाले की, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो ये वाला सॉल्यूशन बना, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं,
अब ये क्या होते हैं भाई? देखिए सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या? देखिए मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, जैसे इस तरीके से बीकर है, इसके अंदर सेल पड़ा है, यहाँ एक और बीकर है, इसके अंदर सेल पड़ा है, और एक और बीकर है, इसके अंदर सेल पड़ा है। तीनों सेम साइज के होने चाहिए, वो मेरा थोड़ा ड्रॉ गलत हो गया, बट तीनों सेम साइज के अज्यूम करके चलिए, है ना। तो अगर एक ऐसा सेल जिसकी कंसंट्रेशन सेल की और सेल के बाहर जो प्रेजेंट है उसकी, दोनों की सेम हो, है ना, अगर सेल जो है उसके अंदर की कंसंट्रेशन और जो बाहर का जो उसको जिसके अंदर उसको डाला गया है सेल को, है ना, उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम हो, तो इस तरीके के सेल को बोला जाता है आइसोटोनिक सेल। इस तरीके के सेल को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सेल बोला जाता है ना। लेकिन बात करें अगर कोई ऐसी सेल है जिसके अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर की ज्यादा है, लेकिन जो बाहर जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? वो कम है ना। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद बात करें तीसरी वाली कंडीशन की, जब अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो तो कम है, लेकिन जो बाहर है, बाहर वाले की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है ना। यानी जो आपका एनवायरनमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सेल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो मूवमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ तो किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, है ना, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं इसकी, तो ठीक है, इसमें हम क्या पाएंगे? ठीक है, तो ये वाला कौन सा सॉल्यूशन था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेके चल रहे थे हम इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था? कि कंसंट्रेशन जो है वो सेल की ज्यादा है, सेल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? ज्यादा है, एंड जो एटमोस्फेयर है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है ना। तो यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, ये वाटर होगा और ये वही पोटैटो होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो जो मूवमेंट होने वाली है, यहाँ जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी? वो अंदर जो है, अंदर क्या होगा? अंदर हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है एंड बाहर हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसको कम किया जाए, उसको भी मेंटेन किया जाए, कम किया जाए। तो वाटर क्या करेगा? वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा। वाटर जो है वो क्या करेगा? बाहर से अंदर सेल की तरफ जाना शुरू करेगा, एंड जैसे ही वो सेल की तरफ जाना शुरू करेगा तो सेल के अंदर वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल क्या होगी? स्वेल अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, है ना, यानी फूल जाएगी सेल, है ना। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक बोलते हैं। लेकिन वही बात करें इस तरीके के सॉल्यूशन की जहां पर कंसंट्रेशन सेल की कम है, सेल की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बाहर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या होगा? जो अंदर जो प्रेजेंट है चीजें, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, ताकि बाहर वाले कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके, ताकि बाहर वाली जो कंसंट्रेशन है उसे डाइल्यूट किया जा सके, है ना, ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो अंदर सेल के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, है ना। क्यों? ताकि वो बाहर के जो एटमोस्फेयर है उसको डाइल्यूट कर सके, ताकि बैलेंस बन जाए। अब डाइल्यूशन के चक्कर में होता क्या है? डाइल्यूशन के चक्कर में होता ये है कि यहाँ पर जो सेल है वो श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब सुकड़नी स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस तरीके के सॉल्यूशन में क्या होता है? जो सेल होती है वो श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, और बहुत ज्यादा स्वेल होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल क्या होगी? बस्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये हाइपर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इसमें जो सेल है वो श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। जो मूवमेंट है वो कहाँ से होता है? अंदर से बाहर की तरफ स्टार्ट होता है, क्योंकि एट द एंड मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? एट द एंड बात करें मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? किसी भी कंसंट्रेटेड सब्सटेंस कंसंट्रेशन जो है इस कंडीशन में अंदर ज्यादा होगी सेल के अंदर, और इस कंसंट्रेशन में बात करें तो इस वाले सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो बाहर की ज्यादा होगी, एटमोस्फेयर की ज्यादा होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर एंड सॉल्ट, है ना। सही बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक्चुअल में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर अलाउ करा सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसने यही बात लिखी है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये वाटर को तो अलाउ करा लेगी, लेकिन जो सॉल्ट एंड शुगर के मॉलिक्यूल्स है उसको ये अलाउ नहीं कराती सेल अपने अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? वाटर मूव्स, इस वजह से क्या होगा? वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट
ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, टू द एरिया विद द लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, एक ऐसे एरिया में जहाँ पानी ज़्यादा है से या फिर ऐसे एरिया से जहाँ पर लेस सॉल्यूट है ना, तो ऐसे एरिया में मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम के साइड जाएगी, या फिर जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ से कम के साइड जाना स्टार्ट होगी। एरिया विद द लेस वाटर और अ मोर सॉल्यूट यानी कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ क्या होगा, हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा कंसनट्रेटेड की तरफ। तो ऐसा होगा क्यों, ताकि बैलेंस बन सके। तो इसमें होता क्या है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करता है कंसंट्रेटेड की तरफ, ताकि वो उसको भी बैलेंस कर दे अपने लेवल पे, उसको भी क्या करे, बैलेंस कर दे, अंटिल द कंसंट्रेशन ऑफ द टू एरियाज बिकम इक्वल। लिखा भी है यहाँ पर कि ऐसा जब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए, है ना। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, You have learned in activity 7.8 dye spreading in water। 7.8 एक्टिविटी हमने पढ़ी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वाटर में डाई स्प्रेड होती है ना, डाई मतलब कलर, और किस तरीके से फ्रेग्रेंस जो है वो एयर में स्प्रेड होता है। इसके अलावा ग्रेड 8th में आपने पढ़ा था, ग्रेड 8th में ये जो एक्टिविटी थी ग्रेड 8th की थी। एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो मिक्सिंग होती है होती किस वजह से, ये होती है पार्टिकल की किस मिक्सिंग जो है इंटरमिक्सिंग वो किस वजह से होती है, ये होती है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। अभी हमने यही तो पढ़ा कि क्या होगा, जो डाइल्यूटेड है वहां से कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो है सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से। डिफरेंस है तभी तो लो से हाई कंसंट्रेशन पे चीजें जा रही है, तभी क्या हो रहा है, लो टू हाई कंसंट्रेशन पे चीजें जा रही है। तो इस तरीके इसको क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट बोलते हैं। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जस्ट इसका उल्टा है, उसमें क्या हो रहा है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाता है ना, विच अगर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, ये विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकती है। एंड ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन प्लांट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट्स में जो वाटर है वो मिट्टी से रूट की तरफ इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो इस लेक्चर पे इतना ही रहने देते हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेंदी लेक्चर को कर चुके हैं, 41 मिनट्स अराउंड जा चुका है ये लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। इन केस आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूंगी। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय।